नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस योग सत्र में। पेपर थर्ड, योगा एंड मेंटल हेल्थ, और इसके अंतर्गत हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं मूड डिसऑर्डर्स, मनोदशा विकार। इसका दूसरा नाम ध्रुवी विकार भी है, बाइपोलर। आइए इसके सिम्टम्स को, लक्षण को देखेंगे और उसके बाद इसका योग के द्वारा किस प्रकार से प्रबंधन होता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। स्क्रीन आपको दिख रही है, पीपीटी दिख रही है? यस सर। ठीक है। इसी समय से क्लास ज्वाइन किया करो। तो ये एक ऐसा मानसिक रोग है जिसका जो केंद्र बिंदु है वो है परस्पर विरोधी विचारों का आना। तो परस्पर विरोधी विचारों का आना यानी मन दो कोटियों के ज्ञान में उलझा रहना, ये इसका सबसे सेंट्रलाइज सिम्टम है, सबसे केंद्रीकृत विचार है। क्या होता है इसमें? मनोदशा विकार, इसका हिंदी में नाम मनोदशा विकार है। तो ये मनोदशा विकार एक ऐसा मानसिक विकार है या एक ऐसी मनोदशा है जिसमें मन के अत्यधिक परिवर्तन होने के चिन्ह आते हैं। मन अत्यधिक परिवर्तन से चिन्हित होता रहता है। इसमें मुख्य रूप से परस्पर विरोधी विचार आते हैं, जैसे कि व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाएगा तो कुछ दूसरे पल में वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाएगा, बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाएगा तो बहुत ज्यादा निराश हो जाएगा। कभी उसको भूख बहुत ज्यादा लगना शुरू हो जाएगी, खूब खाना खाएगा तो दूसरे पल या उसका विरोधी लक्षण दूसरे पल या थोड़ा लंबा भी समय लग सकता है, लेकिन अगला पल उसका विरोधी होगा, यानी कि फिर उसको भूख ही नहीं लगेगी, बहुत बोलेगा या तो फिर शांति हो जाएगा। तो इस तरह के उसमें परस्पर विरोधी विचारों का आवागमन होता रहता है। ये इस बीमारी का प्रमुख लक्षण कहें या प्रमुख परिचय कहें, क्योंकि यहीं से आइडेंटिफाई होता है। ये मनोदशा डिसऑर्डर के अंतर्गत या ध्रुवी विकार के अंतर्गत मानसिक विकार ही आता है। इसके मुख्य सिम्टम्स को देखते हैं कि इस बीमारी के प्रमुख सिम्टम्स क्या हैं, प्रमुख लक्षण क्या हैं। तो ज्यादातर या लगभग हर समय उदास रहना, उदासी ज्यादातर या हर समय, ज्यादातर इसलिए सब इस्तेमाल किया है कि इसके बाद दूसरा इसका लक्षण होगा, लेकिन उदासी की मात्रा प्रसन्नता की अपेक्षा बहुत कम होती है। तो उदास ज्यादातर रहना इसका प्रमुख लक्षण है। ऊर्जा की कमी या सुस्ती महसूस करना, व्यक्ति में कमजोरी भी रहती है, ऊर्जा की कमी भी रहती है और वो निष्क्रिय भी रहता है, सुस्त रहता है। बेकार या निराशाजनक महसूस होना, तो उसे बेकारी निराशा पहले भी बता चुके, वही सिम्टम्स है, इसमें कोई ज्यादा मतभेद नहीं है। ये बेकारी और निराशा ये दोनों उसको अक्सर महसूस होती रहती है, बार बार। भूख लगना या अत्यधिक, भूख कम लगना या अत्यधिक लगना, मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ कि इस तरह के भी लक्षण आते हैं और ये सब विरोधी रहेंगे। एक होगा तो उसके बाद दूसरा उसका विरोधी लक्षण अवश्य रहेगा। वजन बढ़ना या कम होना, ये भी वही बात हुई, विरोधी स्वभाव वाली हुई। अगर वजन बढ़ने लगेगा या तो कम होने लगेगा, तो दोनों में कोई एक सिम्टम्स
और फिर बदल के दूसरा सिम्टम ऐसे होता है। जिस प्रकार की गतिविधियों में पहले रुचि रहती थी उन्हीं में रुचि का अभाव हो जाना, जो काम प्रीवियस समय में बहुत अच्छे लगते थे, बड़ा मन करता था, बड़ा उसमें इंटरेस्ट रहता था, उसके बाद उनसे इंटरेस्ट चले जाना, उसमें कोई रुचि ही नहीं रहना, उसमें कोई उत्साह ही नहीं रहना। तो इस तरह से नींद आना है, या तो फिर नींद नहीं आना, या फिर बहुत ज्यादा आने लगना। मृत्यु और आत्महत्या के बारे में बार बार विचार आते रहना, मृत्यु आत्महत्या के का बार बार विचार, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई। ऐसा व्यक्ति अपने डे टू डे लाइफ में भी, क्योंकि कुछ में जो भी होता है वो एक विकार, एक तरह से ऐसा कुछ नहीं होता है कि वो बहुत ज़्यादा उसकी कोई डे टू डे लाइफ डिस्टर्ब हो गई या कुछ हो गया, तो एक सामान्य जीवन यापन करते हुए भी ये स्थितियाँ बनी रहती हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, जिसमें इतना ज़्यादा परिवर्तन होता रहेगा तो वो अपना कंसंट्रेशन नहीं बना सकता किसी भी काम में, चाहे वो स्टूडेंट है या बिजनेसमैन है या अधिकारी है या जो भी है, किसी भी स्तर का कार्य हो, व्यक्ति कंसंट्रेशन की तो सारे कार्यों में आवश्यकता होती है। तो किसी भी स्तर के कार्य में जो एकाग्रता है उस कार्य की, किसी भी कार्य की पहली शर्त है, पहली आवश्यकता है, पहली नीड है, और एकाग्रता यहाँ पर प्रभावित हो जाती है, वो अपने आप को केंद्रित नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार ये कुछ प्रमुख सिम्टम्स हैं जो मनोदशा विकार या मूड डिसऑर्डर्स के अंतर्गत आते हैं, बायोपोलर के अंतर्गत आते हैं। अब इसका यौगिक उपचार की बात करेंगे। इसके अलावा भी और सिम्टम्स होंगे, इसके 2 प्रकार होते हैं, ये सारी बातें हैं। लेकिन योग में ट्रीटमेंट के लिए मैंने पहले भी आपसे कहा है, कई बार कहा है, योग की दृष्टि से अगर हम इलाज की बात करते हैं तो इन सभी बीमारियों के इलाज में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। इसलिए बहुत ज़्यादा कुछ इनके क्या परिवर्तन होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट क्या लक्षण होते हैं, इनसे कोई बहुत ज़्यादा यौगिक इलाज करने में आवश्यकता नहीं है, या इनसे कोई बहुत ज़्यादा कुछ समस्या नहीं होनी है कि थोड़ा सा एक लक्षण और दूसरे लक्षण मैच कर रहे हैं और सही से डायग्नोसिस नहीं हो पाई कि ये वाली समस्या है, वो वाली समस्या है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, मेंटल डिसऑर्डर जितने होते हैं उसमें लगभग लगभग सिमिलरिटी रहती है। बाद में जाकर के जब बहुत ज़्यादा विकृत रूप ले लेते हैं तो बहुत डीप स्तर पर जब उसमें स्टडी की आवश्यकता होती है तो वो उसके बीच के जो अंतर हैं वो स्पष्ट हो पाते हैं। लेकिन योग के इलाज के दृष्टिकोण से कोई बहुत ज़्यादा अभ्यास के सिलेक्शन में समस्या नहीं आती कि नहीं ये होगा तो यही अभ्यास होगा, ये नहीं हो सकता, और ये होगा तो यही होगा, ऐसा नहीं हो सकता। इसकी केवल पहली शर्त होती है कि व्यक्ति अभ्यास करना प्रारंभ करे, कुछ भी करना शुरू करेगा, मेंटल डिसऑर्डर धीरे धीरे मैनेज हो जाएगा। अगर उसके साथ और कुछ दूसरे इश्यूज नहीं है, कुछ और इंजरीज नहीं है, इंजरी विशेषकर कि मेंटल डिसऑर्डर में कोई फिजिकल इंजरी उस तरह की कुछ नहीं होती है सामान्यतः। तो इन सिम्टमों के साथ साथ अब हम देखेंगे कि कौन कौन से योग के उपचार हैं जो इस बीमारी में कारगर हैं। यहाँ पर योग के कुछ अभ्यासों पे चर्चा कर रहे हैं। यौगिक ट्रीटमेंट, और यौगिक ट्रीटमेंट के जो मुख्य अंग हैं, जैसे षटकर्म है, सूक्ष्म व्यायाम है, यम नियम है, आसन है, प्राणायाम है, मुद्रा बंध है या ध्यान है, इस तरह के कुछ ऐसे अभ्यास हैं जो इस बीमारी में फायदा करते हैं। अब उसमें से एक एक करके देखते हैं कि किस बीमारी में किस तरह के अभ्यास फायदेमंद होंगे या वो अधिक प्रभावी होंगे। तो इसमें षटकर्म को देखते हैं, जल नेति और कपालभाति। ये किसी भी तरह के मेंटल डिसऑर्डर में सामान्यतः इनसे लाभ मिलता है। कपालभाति भी बहुत प्रभावशाली अभ्यास है और षटकर्म का अभ्यास तो है ही है। तो षटकर्म में जलनेति और कपालभाति, ये 2 अभ्यास। आवाज कट रही है, अब आ रही है? देख चेक कर लीजिए, किसी ने अनम्यूट तो नहीं कर रखा है। सभी लोग म्यूट करके रखें, क्योंकि अगर अनम्यूट होगा
तो आवाज़ साफ नहीं मिलेगी। दो लोग कर लेंगे तो अनम्यूट अगर एक दो भी कर लिए तो आवाज़ गूंजने लगती है। तो जलनेति और कपालभाति, कपालभाति के जो भी प्रकार हैं व्यवहार में हालांकि एक ही है, लेकिन उसके 3 भेद ग्रंथ संहिता में बताए गए हैं। और नेति के भी तो कई भेद हैं, सूत्र नेति, जल नेति, घृत नेति, रबर नेति, कोई भी नेति करें। नेति का अभ्यास इसमें किसी भी प्रकार की नेति हो, सारी प्रकार की नेति में इस बीमारी में कोई समस्या नहीं है, कोई नुकसान नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। सूक्ष्म व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम इसमें जो स्मरण शक्ति विकासक क्रिया, बुद्धि शक्त, मेधा शक्त, ये जो शुरू की 4 फास्ट गति वाले अभ्यास हैं, ये अभ्यास बहुत अधिक प्रभावी होंगे इस समस्या में या मेंटल लोग में, किसी भी मेंटल लोग में, बशर्ते उसमें बीपी इत्यादि बहुत ज़्यादा ना रहता हो और रोगी जो है वो अपने आप से बेहोश ना हो जाता हो, चक्कर ना आ जाता हो, क्योंकि ये सब दशाएं होने में ये फास्ट ब्रीदिंग वाले अभ्यास जो हैं वो दिक्कत कर सकते हैं। अदरवाइज और कोई दिक्कत नहीं है इनके सिलेक्शन में। यम नियम के अंतर्गत स्वाध्याय सबसे प्रमुख साधन है। अगर उसको पढ़ने में रुचि स्वतः डेवलप हो जाए और वो कुछ लिटरेचर पढ़ना लगे तो लिटरेचर या कुछ किताबें, कुछ साहित्य के आधार पर उसके मन में, विचारों में जबरदस्त लेवल पे परिवर्तन लाया जा सकता है। उसको किताबों में परिवर्तन करके अलग अलग तरह के लिटरेचर के स्वाध्याय से एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो है उसके व्यक्तित्व या सोच में आ सकता है। और ये सारी समस्या व्यक्तित्व या सोच के अंतर्गत ही आती हैं। मेंटल डिसऑर्डर की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो मुख्य रूप से इन्हीं अंगों से संबंधित रखती हैं। तो यम नियम में स्वाध्याय जो है वो सबसे पावरफुल अभ्यास है और उसके अभ्यास से व्यक्ति को, रोगी को आराम मिलता है या उसका व्यक्तित्व दूसरी दिशा में, उसकी सोच का जो स्ट्रक्चर है, स्वरूप है, वो दूसरी दिशा की ओर उन्मुख होता है। अब आसन में देखते हैं। आसन में सूर्य नमस्कार इस रोग का सबसे प्रभावशाली अभ्यास है। अगर वह व्यक्ति कर सकता है, उसको बहुत ज़्यादा कोई घुटने में दिक्कत ना हो, बहुत ज़्यादा सीनियर सिटीजन ना हो, बहुत ज़्यादा एजेड है, तो ऐसी स्थिति में उसको दिक्कत हो रही है, हार्ड वार्ड का ऑपरेशन ना हुआ हो, घुटना बहुत ज़्यादा इसमें प्रभावी होता है, तो घुटने की जो समस्या है, दर्द की हो या बाई हो या ऑपरेशन किसी भी कारण से घुटने का कारण ना पड़ा हो, तो ऐसी दशा में इस अभ्यास का हो पाना मुश्किल है। अदरवाइज सूर्य नमस्कार इस समस्या का सबसे मकबूल जवाब है, सबसे बड़ी समस्या इस अभ्यास से हल होती है। इसके अलावा स्टैंडिंग पोस्चर में आसन है, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, तो ये अभ्यास भी और कटी शक्ति विकासक क्रिया जो आवाज कट रही है। चलिए, अब हमारे यहाँ तो नेटवर्क, अब ये यूनिवर्सिटी का ही नेटवर्क है, जैसा भी हो, लेकिन नेटवर्क की तो इशू नहीं है। या मैं ग्राउंड में आ जाऊं? चलिए, मैं थोड़ा सा ग्राउंड में आ रहा हूं। तो इस प्रकार आसनों में स्टैंडिंग पोस्चर के जो भी अभ्यास हैं, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, भुजंगासन, ये अभ्यास भी इस समस्या में काफ़ी प्रभावी है। खासकर बैलेंसिंग ग्रुप वाले आसन, क्योंकि इनसे बॉडी पे कंसंट्रेट रहना आवश्यक हो जाता है। बिना बॉडी पे कंसंट्रेट किए आप इन आसनों को परफॉर्म नहीं कर सकते, इनकी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो इसलिए बैलेंसिंग ग्रुप के जो भी आसन हैं, उन आसनों का अभ्यास इस समस्या में बहुत प्रभावी है। इसी के साथ पेट के बल लेटने वाले जो आसन हैं उनको आप देख सकते हैं। पेट के बल लेटने वाले आसनों में शलभासन है, भुजंगासन है, तिर्यक भुजंगासन है और धनुरासन। तो इन आसनों के अभ्यास से अब आवाज थोड़ा इम्प्रूव हुई? यस सर। इन आसनों के अभ्यास से भी इस रोग में मदद मिलती है, इस रोग को ठीक करने में, इसके प्रबंधन में। पीठ के बल लेटने वाले आसनों में से नौकासन,
बहुत प्रभावी आसन है। इसमें एक्सेल ज़्यादा से ज़्यादा करके और इनहेल ज़्यादा से ज़्यादा करके दोनों तरीके से इसको परफॉर्म कर सकते हैं। अर्धहलासन, अर्धहलासन से ब्रेन की ओर ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से इम्प्रूव होता है। चूँकि हर व्यक्ति शीर्षासन इत्यादि नहीं कर सकता है, तो अर्धहलासन से इस आसन के लाभ को ले सकते हैं। तो अर्धहलासन, कर्णपीड़ा आसन और हलासन जो लोग कर सकते हैं, चूँकि ये रोग तो किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, तो जो सीनियर सिटीजन्स हैं या ज़्यादा उम्र के लोग हैं वो तो इस आसन को नहीं कर पाएंगे, या जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या है तो ऐसे लोग भी इस आसन को नहीं कर पाएंगे या उन्हें करना भी नहीं चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट की समस्या, ये लोग नहीं कर पाएंगे। तो ये लोग तो सिंपल आसन इधर के ले लें, पीठ के बल जो कर रहे हैं, पवन मुक्तासन, सेतुबंधासन, मेरुदंडासन, ये सब तो कर सकते हैं। लेकिन अगर यंग एज ग्रुप के लोग हैं और वो कर सकते हैं तो उनको कर्णपीड़ा आसन और हल आसन, इनका अभ्यास अवश्य करना चाहिए। और ये अर्धहलासन ज़्यादा से ज़्यादा देर तक रोकें उसको, सर्वांगासन, तो इससे थोड़ा ब्रेन की ओर ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा। तो ऐसी दशा में माइंड भी एक्टिव होगा, ब्रेन भी एक्टिव होगा और इस रोग में आराम मिलेगा। इस रोग के प्रबंधन में जो है काफ़ी मदद मिलेगी इन आसनों के अभ्यास से। उत्तान पादासन, उत्तान पादासन 30 डिग्री उठा के जब आप रोकेंगे तो आपको काफ़ी फिजिकल मेहनत करनी पड़ेगी और पेट की मांसपेशियां बहुत ही उसमें टाइट होंगी, बहुत ही तनेंगी। तो इसमें भी जो है व्यक्ति को अवेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि इस रोग की जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि उसमें व्यक्ति कहीं खोया खोया रहता है, वो अपने शरीर के साथ नहीं कनेक्ट हो पाता है। तो कुछ आसन ऐसे हैं जिसमें तो उसे बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी, मेहनत भले थोड़ी करनी पड़े, लेकिन उसमें बहुत अवेयर रहना पड़ेगा उसे। तो अवेयर रहने के कारण या तो ये आसन नहीं होंगे, और या वो अगर इन आसनों का अभ्यास करेगा तो उसने जो भी अपनी एक मेंटल दुनिया बना के रखी है जिसमें वो खोया खोया है, उससे उसे बाहर निकल करके अपने शरीर पर आना पड़ेगा। तो ये इस इन आसनों की बहुत विशेषता है कि जैसे उत्तान पादासन 30 डिग्री बहुत डिफ़िकल्ट है। ऐसे बिना बॉडी पे रहे उसे 1 सेकंड के लिए आप नहीं रोक सकते हैं पैर को उठा करके उतनी डिस्टेंस पे। तो इसलिए इन आसनों के अभ्यास से व्यक्ति की जो दुनिया है जिसमें वो हर पल खोया खोया रहता है, वहाँ से वो बाहर निकलने की आदत पड़ जाएगी इसको। इस तरह से सेटिंग पोस्चर के कुछ आसन देखिए, तो सेटिंग पोस्चर में मंडूकासन है, उष्ट्रासन है, वक्रासन है, अर्धमत्स्येंद्रासन है, गोमुखासन। गोमुखासन भी बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि इससे लंग्स कैपेसिटी इंप्रूव होती है। जहाँ प्रॉपर ऑक्सीजन सर्कुलेट होने लगी ब्रेन में, तो ब्रेन की जो समस्याएं हैं बॉडी में, जहाँ ऑक्सीजन का लेवल, इंटेक का लेवल बढ़ा, तो वहाँ पर ब्रेन की समस्याएं सॉल्व होने में काफ़ी मदद मिलती है। तो गोमुख आसन हमारे लंग्स की कार्य क्षमता को बढ़ाता है, इसलिए गोमुख आसन भी इसमें काफ़ी उपयोगी है। शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने वाले जो भी अभ्यास हैं, सब सारे अभ्यास इसमें कार्य करते हैं। प्राणायाम तो मुख्य रूप से मेंटल डिसऑर्डर में मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि सबसे ज़्यादा कोई चीज़ प्रभावी है तो वो है प्राणायाम का अभ्यास। लेकिन उसके साथ साथ आसनों के अभ्यास भी प्रभावी हैं, बशर्ते किसी तरह से वह इन अभ्यासों की प्रैक्टिस शुरू कर दे, वो करना प्रारंभ कर दे, जो करना मस्ट है। अगर अभ्यास नहीं करेगा तब लाभ नहीं मिलेगा। अब अब देखते हैं प्राणायाम। प्राणायाम में अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, भ्रामरी, उज्जयी, ये मैंने लिख रखा है पहले से। तो ये चारों प्राणायाम तो निश्चित तौर पे लाभकारी होंगे। बाकी मौसम के अनुसार, जैसे कि अगर ठंडक का मौसम है तो उसमें सूर्यभेदी इंक्लूड करिए, और अगर सूर्यभेदी इंक्लूड होगा तो उसे आप भस्त्रिका के बाद लाइए, अनुलोम विलोम फिर भस्त्रिका, उसके बाद सूर्यभेदी करिए। और अगर गर्मी का मौसम है तो गर्मी के मौसम में शीतली शीतकारी प्राणायाम को भी इसमें से ऐड किया जा सकता है इसमें, और भस्त्रिका को फिर थोड़ा सावधानी पूर्वक करें या फिर ना करें। यद्यपि भस्त्रिका प्राणायाम इसमें बहुत प्रभावी अभ्यास है, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी की अवस्था में थोड़ा सा उस समय बॉडी की हीट बढ़ जाती है, तो या भस्त्रिका करने के बाद उसके बाद अनुलोम विलोम ऐड कर लें। तो ये जो मैं इतनी कंडीशंस बता रहा हूँ, ये बहुत कुछ काउंसलिंग, रोग की अवस्था, रोगी की अवस्था, उम्र, बीमारियाँ किस लेवल पर हैं, कितनी और बीमारियों का कॉम्बिनेशन है, इन सब में इतनी सिचुएशंस बनती हैं। जैसे कि अब मान लीजिए वो हाई बीपी का पेशेंट है, तो उसे भस्त्रिका ना ही कराएं गर्मी में तो अच्छा है। लेकिन गर्मी के मौसम में अगर वो हाई बीपी नहीं रहता है, उसको गर्म भी थोड़ा दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा कम लगती है, निश्चित तौर पे भस्त्रिका कराएं।
गर्मी के मौसम में अगर जिसको कम गर्म लगे और बीपी लो रहता हो या बीपी हाई ना रहता हो, निश्चित तौर पे भस्त्रिका प्राणायाम कराइए ताकि उसके बॉडी में हीट प्रॉपर मेंटेन हो। क्योंकि ये जो समस्या हो रही है बॉडी में, वो ऊर्जा की कमी के कारण हो रही है। तो भस्त्रिका प्राणायाम सबसे पावरफुल प्राणायाम है शरीर में ऊर्जा के लेवल को बढ़ाने के लिए। तो ये करेंगे। अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, भ्रामरी और उज्जयी, ये 4 प्राणायाम जो मैंने लिख रखे हैं, ये किसी भी रोग में किसी भी मौसम में ये कराए जा सकते हैं। तो ये तो कराना ही कराना है, अनुलोम विलोम कराना ही कराना है। अनुलोम विलोम के बाद ही भस्त्रिका लाइए और भस्त्रिका के बाद भ्रामरी, भ्रामरी के बाद उज्जयी। लेकिन इन चारों के साथ और जो कुछ अलग हट के कंडीशंस बन रही हैं, मैं उसकी व्याख्या कर रहा हूँ। तो भस्त्रिका प्राणायाम अगर हाई बीपी का पेशेंट है और उसका बीपी बहुत ज़्यादा रहता है तो उसे ना कराएं, और अगर बीपी नॉर्मल रहता है तो अवश्य कराएं। भस्त्रिका प्राणायाम ही सबसे प्रभावी प्राणायाम है मेंटल डिसऑर्डर्स को ठीक करने में, वो चाहे कि जिस भी स्तर का या जिस भी कैटेगरी का मेंटल डिसऑर्डर हो। तो अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम सबको करना है, हर मौसम में करना है, इसमें कोई समस्या नहीं। बीपी लो है तब करना है, बीपी हाई है तब करना है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम तो हर दशा में होगा। भस्त्रिका प्राणायाम केवल तभी होगा जब या तो गर्मी का मौसम हो तो बीपी उस व्यक्ति का बहुत कम रहता हो और दूसरों की अपेक्षा उसको गर्मी भी कम लगती हो, तब तो गर्मी के मौसम में करा दें। ठंडी के मौसम में भी जिनका बीपी ज़्यादा रहता है उनको थोड़ा धीमी स्पीड में कराएं या फिर ना कराएं। लेकिन अगर मेडिसिन के साथ बीपी नॉर्मल चलता है, मैनेज है पूरी तरह से, तब आप उसको थोड़ा सा एक नॉर्मल स्पीड में भी करा सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम उनको नहीं कराना है जिनको मिर्गी दौड़ा किसी भी बीमारी के कारण आती हो या ये खुद उनको इस तरह से एपिलेप्सी की समस्या हो, उनको नहीं करना है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम जिनका बीपी बहुत ज़्यादा रहता है उनको नहीं करना है, जो हृदय रोगी हैं उनको नहीं करना है। तो इतनी बीमारियों में भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास नहीं होगा। बाकी अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास सभी बीमारियों में होगा। अगर व्यक्ति को ठंड बहुत ज़्यादा लगती है तो उसके साथ सूर्यभेदी प्राणायाम भी ऐड कर लीजिए, जिसको मैं पहले भी बता चुका हूँ। उज्जयी प्राणायाम हर रोग की अवस्था में हो सकता है। अगर गले में इन्फेक्शन वगैरह हो, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग वगैरह हो, तो उतने पीरियड के इसको रोक दें। बाकी किसी बीमारी में इसका अभ्यास किया जा सकता है। इसके अभ्यास से और कोई वैसी समस्या होने की संभावना नहीं है। तो इस प्रकार ये आपने देखा मूड डिसऑर्डर की समस्या का उपचार योग के द्वारा कैसे किया जाए, और इसमें विभिन्न प्रकार के हमने अलग अलग दृष्टिकोण से अभ्यास देखे, जिसमें से उस तरह के अभ्यास को सबसे ज़्यादा फ्रंट पर रखा गया है, सबसे ज़्यादा प्रभावी माना गया, उसकी यहाँ चर्चा भी की गई। वो ऐसे प्राणायाम हैं या ऐसी क्रियाएं हैं जो शरीर में एक्टिविटीज़ को बढ़ा देती हैं, एक्शंस को बढ़ा देती हैं। और इस बीमारी में या इस रोगी का जो मुख्य लक्षण होता है, तो मुख्य लक्षण विरोधाभासी उसके स्वभाव आने लगते हैं। यानी कि विचार तो बदलते रहते हैं बराबर, लेकिन जो बदलते हैं वो एक के अपोजिट, और उसकी जो क्रियाएं होती हैं वो भी एक के अपोजिट होती हैं, इस तरह से होती हैं। तो ये उसके केंद्र में रहता है। बाकी वो किसी भी चीज़ का हो सकता है, और उसका प्रतिरोधी जो विचार होगा, जो उसका विलोम विचार होगा, उसका जो मीनिंग होगा, उस तरह की भी एक्टिविटीज उसके अंदर पाई जाती है। इलाज में सबसे ज़्यादा अगर प्रभावी कुछ है तो षटकर्म में कपालभाति, बहुत सार संक्षेप में ले रहा हूँ। षटकर्म में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली, जैसे 2-3 षटकर्म 4 षटकर्म मैंने बताया अभी, उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावशाली है वो कपालभाति प्राणायाम। तो कपालभाति प्राणायाम षटकर्म है वो, लेकिन उसे कुछ कुछ जैसे आचार्य पंडित रामदेव महाराज, तो रामदेव महाराज जी के लिटरेचर में उन्होंने उसको प्राणायाम में शामिल कर लिया है। मुंगेर विश्वविद्यालय का लिटरेचर भी प्राणायाम के साथ ही उसको बताता है, और उसका मुख्य कारण यह है कि वो श्वास से जुड़ा हुआ अभ्यास है, और श्वास से जुड़ा हुआ अनुलोम विलोम भी है, तो उसी के साथ अच्छा प्रैक्टिस में होता भी उसी के साथ में है। पहले आएगा कपालभाति, कपालभाति के बाद फिर आप अनुलोम विलोम करिए, अनुलोम विलोम के बाद फिर आप चाहे जो प्राणायाम करिए। तो इसलिए कपालभाति एक तरह से प्राणायाम के लिए बॉडी को रेडी कर देता है, तैयार कर देता है। इससे शुद्धि भी होती है। ग्रंथों में कपालभाति के अभ्यास से शरीर को शुद्ध होने की, परिमार्जित होने की बात कही, क्योंकि षटकर्मणा शोधनम च, षटकर्म से शुद्धि ही होती है। तो उस शुद्धि को यहाँ पर सीधे
कपालभाति से भी जोड़ा गया है और कहा गया कपालभाति करने से जो है वो शरीर की शुद्धि होती है। तो अभ्यास में शरीर में हीट बढ़ाने वाले जो प्राणायाम हैं वो ज़्यादा तेजी से लाभकारी हैं। और हीट का अर्थ यहाँ पर एनर्जी से, कॉस्मिक एनर्जी से है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा से है। इसे हीट का मतलब और कुछ यहाँ पर ना समझिएगा। तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को शरीर में बहुत ज़्यादा जिन प्राणायाम के अभ्यास से बढ़ जाती है, उसका लेवल बॉडी में बढ़ जाता है, उसे आप दूसरी भाषा में ऑक्सीजन कह सकते हैं, तो फिर वो प्राणायाम ज़्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं। यही कारण है कि भस्त्रिका प्राणायाम इस रोग में या जितने भी मेंटल डिसऑर्डर हैं, सभी रोगों में सबसे ज़्यादा अगर कोई अभ्यास प्रभावशाली है तो वो भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आंसर के लिए जो है शुरू करेंगे। इसके अलावा हाँ, थोड़ा सा मैं मुद्रा की चर्चा कर लूँ। यहाँ पर मुद्राएं की चर्चा मैंने नहीं की कि इस बीमारी में किस किस तरह के मुद्रा और बंध प्रभावी हैं। तो इसमें बंध जो है वो उड्डयन बंध, मूल बंध, दोनों बंध प्रभावी हैं। और अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या नहीं तो महाबंध का भी इस्तेमाल करिए, यानी जालंधर बंध भी लगाइए। तो जालंधर भी अलग से करिए और महाबंध के अंतर तो जालंधर होगा ही। तो बंध के अभ्यास में इस तरह के जो है तीनों बंध ये भी इस बीमारी में कारगर हैं। और मुद्राओं में तड़ागी मुद्रा, सांभवी मुद्रा, खेचरी मुद्रा, ये सब बहुत सरल। खेचरी मुद्रा तो बहुत सरल है, यद्यप प्रॉपर खेचरी मुद्रा का अभ्यास नहीं हो पाता है जब तक जिह्वा अच्छे से जिह्वा को उसके लिए रेडी न किया जाए, तैयार न किया जाए। लेकिन फिर भी जितना है उतने से ही अगर हम भ्रामरी प्राण उसका खिचड़ी मुद्रा का अभ्यास नियमित करते हैं तो खिचड़ी मुद्रा से काफ़ी लाभ मिलता है। और मूलबंध, तो इस तरह से बंधों का जो अभ्यास है वो भी इस रोग में बहुत ही प्रभावी है। और प्रभावी ही नहीं है, दूसरा व्यक्ति इसको कोई समस्या ना हो तो वो भी अपनी जो है इन अंगों की कार्य क्षमता को इम्प्रूव कर सकता है, बढ़ा सकता है। तो इस तरह से हमने ये बीमारी को कैसे योग के अभ्यास के द्वारा जो है वो मैनेज किया जाए या ठीक किया जाए उस पर चर्चा की। मेडिटेशन को देखिए, मेडिटेशन के अभ्यास में आप कहीं भी ऐसे देखेंगे, सिलेबस में मिल जाता है, लोग भी कहते हैं इस तरह की बीमारियों में मेडिटेशन का अभ्यास किया जाए। लेकिन मेडिटेशन का अभ्यास, अगर जो मेडिटेशन का स्वभाव है उस तरह के अभ्यास करेंगे तो उनको नहीं करना चाहिए। क्योंकि मेडिटेशन के दो तरह के अभ्यास होते हैं। एक में हम केवल मन को एक जगह मन को केवल कंट्रोल करते हैं, लेकिन मन को एक ही जगह पर नहीं रोकते हैं और लगातार इंस्ट्रक्शंस दे दे करके उसको चलाते रहते हैं। तो इस तरह का मेडिटेशन जिसको आप, अगर आप मेडिटेशन कहते हैं तो उसको कर सकते हैं। क्योंकि मेडिटेशन की डेफिनेशन तो यही है ध्यान की, तत् प्रत्येकतानता ध्यानम, यानी कि आप एक ही विषय पर केंद्रित रहने का अभ्यास करें। और वो अगर यहाँ पर करेंगे तो वो दिक्कत करेगा। उसका मुख्य कारण केवल एक है कि जितने भी मेंटल डिसऑर्डर की समस्याएं इस तरह की होती हैं उन सब में व्यक्ति अंतर्मुखी ज़्यादा रहता है। अंतर्मुखी 90-95% तक बहुत ज़्यादा रहेगा, बहिर्मुखी बहुत कम होगा। और आपका काम उसे बहिर्मुखी करना। अगर वो बहिर्मुखी होने लगा, उसने अपनी चीज़ें शेयर करना शुरू कर दी, बस वहीं से समस्या का समाधान हो गया। तो इसलिए मेडिटेशन के अंतर्गत अगर आप कोई अभ्यास करा रहे हैं तो उस अभ्यास का उद्देश्य मन को कंट्रोल करना हो, मन को एक ही जगह केंद्रित करना ना हो। और कंट्रोल में आप उस तरह के, जैसे योग निद्रा है, तो योग निद्रा में आप कंटिन्यूअस बोलते रहते हैं और विषय बदलते रहते हैं, एक ही विषय पे नहीं रहते हैं, या और कुछ इस तरह की क्रियाएं हैं। तो उस तरह का कुछ हो तो तब तो कर सकते हैं। लेकिन एक ही विषय पर अगर केंद्रित रहने की बात है तो फिर वो दिक्कत करेगा। दूसरी और सबसे बड़ी समस्या है कि व्यक्ति वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है वही मेडिटेशन, ये कह पाना कठिन है। तो आप तो मेडिटेशन करा रहे हैं, योग निद्रा करा रहे हैं, लेकिन उसने जो अपनी दुनिया बना रखी उसी में जाकर के और उसको मजबूत करेगा और उसको पुष्ट करेगा। और आप समझे कि आंख बंद करके बैठा है या लेटा है तो मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा है। तो ये ऑब्जर्व करना बहुत कठिन होता है और ये सबके साथ होता है, ये हमारे साथ भी होता है। हम ध्यान करने बैठते हैं, हमारा मन पता नहीं कहाँ चला जाता है, हमें याद भी नहीं आता है कि हम ध्यान करने बैठे थे, यहाँ घूमने कहाँ गया। वो बहुत लंबे समय बाद, कहीं 10 मिनट बाद आए, कहीं आधा घंटे बाद आए, कहीं 2 मिनट बाद आ जाए। तो जब याद आ जाएगा तो हम फिर जो भी ध्यान में जिस विषय पर ध्यान कर रहे थे उस विषय पर आएंगे। तो ये इस तरह से मिक्स प्रक्रिया ये चलती रहती है। तो दूसरा इसका जो सबसे बड़ा दोष है, चूंकि ये इंट्रोवर्ट जाने वाला अभ्यास है,
इष्टो से इष्ट इंटो, बहिर्मुखी से अंतर्मुखी जाने वाला अभ्यास। तो उसमें ये ऑब्जर्व करना बड़ा कठिन हो जाता है कि जो सामने आप करा रहे हो, आंख बंद करके बैठा व्यक्ति, वो आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा है कि वो अपनी दुनिया में गोते लगा रहा है जो उसने बना रखी है। तो अगर वो अपनी दुनिया में ही गोते लगा रहा है तो यहाँ पर मेडिटेशन का कोई फिर यूज नहीं रह जाता है। जबकि आप जब कोई आसन कराओगे उसको, उससे कहोगे भैया पैर उठाओ, इसको पेट पर लाओ और दबाओ, आप ये पैर उठाओ, ये पैर इस पे रखो, ये हाथ को इधर करो, पैर को उधर करो, तो ये जब आप बताओगे तो जो भी वो करेगा वो आपको साफ-साफ दिखाई पड़ रहा है कि कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि बिना वो ऑर्डर आपका फॉलो किए नहीं कर सकता है। क्योंकि जब वो ऑर्डर सुनेगा, समझेगा, फिर वो अप्लाई करेगा, तभी तो आप कहोगे पैर उठाओ तो पैर उठाएगा, घुटने को पकड़ो पकड़ेगा, श्वास बाहर करते हुए दबाओ तो करेगा, तो तभी करेगा, ऐसे नहीं करेगा। तो ये साफ-साफ आपको दिखाई पड़ेगा और आप उसे ऑब्ज़र्व कर पाओगे कि हाँ, हमारे अभ्यास ये कर रहा है। लेकिन आँख बंद करके कुछ आप करा रहे हो, तो ये कह पाना बहुत कठिन होगा कि उसका मन आपके इंस्ट्रक्शंस पर है कि उसका मन अपनी उस दुनिया में रमण कर रहा है, जो दुनिया से वो बाहर निकलना चाहता है या आप उसे बाहर निकालना चाहते हो। ये एक बड़ा मुद्दा है। इसी कारण ये कह पाना कठिन है कि मेडिटेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और ज़्यादातर लोगों ने लिटरेचर में यही लिखा है कि मेडिटेशन का अभ्यास इस तरह के रोगियों को नहीं करना चाहिए, बल्कि वो इस तरह के कोई अभ्यास करें कि मन कंट्रोल में आए, लेकिन वो साफ साफ बाहर से दिखाई पड़े। तो ऐसा कोई काम उनको कराइए, वो मेडिटेशन अच्छा है। उनको बोल दिया मेडिटेशन कि भाई आप ऐसा काम करो, आप पंजे के बल चलो, आप अंगूठे के बल चलो, ये आपका 5 मिनट का मेडिटेशन है। तो ये ठीक है। उनको कोई किताब दे दी, इसको बोल बोल के पढ़ो। अब बोल बोल के ऐसे थोड़े पढ़ पाएंगे कुछ सोचते हुए, संभव ही नहीं है। तो अगर बोल बोल के वो 2 पेज भी पढ़ने लगे तो हो गया काम आपका। वो फिर आपके इंस्ट्रक्शंस पे आ गए हैं और इंस्ट्रक्शंस के थ्रू ही उन्हें आप जिधर चाहें उस दिशा में डाइवर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से इसीलिए मैंने स्वाध्याय लिखा है। अब इस स्वाध्याय का मतलब ये नहीं किताब लेके बैठे और अपनी दुनिया में गोते लगा रहे हैं। इसीलिए अगर स्वाध्याय के अंदर ऐसा लिटरेचर लें और लिटरेचर को वो बोल के पढ़ें, तो बोल के पढ़ना इसमें बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। क्योंकि कोई भी चीज़ आप बोल के नहीं पढ़ सकते हो अगर आप उस सेंटेंस से नहीं जुड़ोगे। सेंटेंस से आपको जुड़ना ही पड़ेगा बोलने के लिए। आप कहीं अलग गोते लगाते हुए संबंधित या किसी भी विषय पे नहीं बोल सकते हो। तो अगर आप कुछ पढ़ना करते हो, आप स्वाध्याय करते हो, लेकिन थोड़ा-सा बोल के अगर आप करने लगे, तो अपने आप जो है व्यक्ति इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट होने लगेगा। तो ये ढेर सारे अभ्यास, ढेर सारे दृष्टिकोण से मैंने डिस्क्राइब किया, आपके सामने रखने का प्रयास किया कि कोई अभ्यास कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, क्या उसमें मॉडिफ़िकेशन है, क्या उसका मुख्य सिद्धांत है जिसकी वजह से ऐसा करने पर ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा करने पे ऐसा हो सकता है। तो ढेर सारी सिचुएशंस मैंने आपके सामने मूड डिसऑर्डर के यौगिक प्रबंधन के संदर्भ में रखी। अब आप लोगों को क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए आमंत्रित करते हैं कि आप लोग आएँ और जो इस क्लास से संबंधित